हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का मानव भूगोल, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का जो है आपका बुक का नाम है मानव भूगोल, यानी कि द्वितीय सेमेस्टर जो है मानव भूगोल का। और इस वीडियो में हम आपको पूरे 10 क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न बताएंगे। और जो वीडियो है आज का बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस 10 प्रश्नों का हम आंसर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप अभी बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ में अगर ऐसे जाएंगे तो हम आपका पूरा ऐसे बहुत अच्छे से हम आपको तैयारी कराते रहेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो दसों प्रश्न है, मैं बता दूं कि ये जो दसों प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं, बल्कि लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है कि थोड़ा सा छोटा होता है लघु उत्तरीय प्रश्न से। जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें क्वेश्चन जो है वो काफ़ी मतलब जो है कम से कम 200-150 वर्ड का बस मतलब लिखना होता है। तो चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में कि आखिर वो कौन-कौन से प्रश्न हैं। और 200 प्रश्नों जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है इस वीडियो में हमने लिया है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन-कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि संभववाद से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मानव संख्या वृद्धि के तीव्र कारण क्या है? ये जनसंख्या वाला तो हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद पाँचवें पे आते हैं। पाँचवा कह रहा है कि मानव स्थानांतरण के प्रकार एवं कारण बताइए। लोग जो है मानव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे मतलब क्यों होते हैं, कारण बताइए। प्रकार आप किस तरह से मतलब होते हैं, प्रकार है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। प्रश्न 7 कह रहा है कि मछली उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 8 है कि आदिम कृषि की विशेषताएं बताइए। प्रश्न 9 कह रहा है कि किर्गिज की शारीरिक विशेषता बतलाइए। और 10वां प्रश्न है कि भेड़िया जनजाति की अर्थव्यवस्था वर्णन कीजिए। तो ये 10 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप इसको वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ लास्ट तक इसे ज़रूर देखिएगा, इसमें आपका ही फायदा होगा। तो चलिए हम इन सभी प्रश्नों को बारी बारी से हम इसका आंसर भी जानते हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि संभववाद की संकल्पना का वर्णन कीजिए। तो देखिए संभववाद जो ये है, हमने लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है संभववाद और नॉन निश्चयवाद का वो हम अपने अपलोड कर दिया है। वहाँ से भी आप इसको जाके देख सकते हैं पूरे। वो तो लॉन्ग के लिए है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टाइप के है। तो चलिए हम इसमें शॉर्ट में लिखे हुए हैं कि देखिए संभववाद जो है, इसकी विचारधारा का जन्म जो फ्रांस से हुआ है, इस कारण इसे भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फेवरे विचारधारा के संस्थापक कहे जाते हैं। इसके प्रतिपादक है कौन है? फेवरे महोदय हैं। ये कहते हैं कि प्राकृत मनुष्य के समीप गौड़ है। मनुष्य अपनी चतुरता, बुद्धि और कौशल इत्यादि से क्या करता है कि प्राकृत को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग में लाता है। प्राकृत उसके खेल की एक सामग्री मात्र है। तो इसी संदर्भ में जो ब्लास महोदय कह रहे हैं संभववाद में कि यह कथन, महोदय का कथन है कि हम प्राकृतिक शक्तियों की महत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज जहाँ मनुष्य खेती कर रहा है वहाँ प्रकृति की ऐसी कोई योजना नहीं थी। आज मानव ने एक पौधे से उसकी अनेक किस्में पैदा कर ली है। आप इस टाइम देख ही रहे हैं, जिसको कलमी बोला जाता है। यही नहीं, भौगोलिक दृष्टि से अनपेक्षित स्थानों पर वो विभिन्न फसलें भी पैदा कर रहा है। जहाँ उपज नहीं है वहाँ भी मतलब मिट्टी जो है अनउपजाऊ है, वहाँ भी वो क्या कह रहा है, वैज्ञानिक तरीकों से उसको उपजाऊ बना दे रहा है। आप मनुष्य को एक ऐसा भौगोलिक कारक मानते हैं जो क्रियाशील भी है, हमेशा क्रियाशील है, और निष्क्रिय भी, हमेशा चलती रहने वाली है। तो एक अन्य स्थान पर आप लिखते हैं कि प्रकृति कभी भी एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है। ये किसका कथन है? ये सभी जो है ब्लास का ये विचार है। तो उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि संभववाद की संकल्पना के केवल वर्णन कह रहा है। और यह आप ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे तो आप उसको मतलब कम से कम 200 वर्ड में आप बस उसमें लिखिए, उससे ज़्यादा आप मत लिखिए। चलिए अब उसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल
की प्रमुख शाखाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मानव भूगोल की आखिर क्या क्या शाखाएं हैं जो उसके उल्लेख करने के लिए कह रहे हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे मानव भूगोल की शाखाएं। चलिए देखते हैं आखिर कौन कौन शाखाएं हैं। तो देखिए, मानव भूगोल के अंतर्गत न केवल मानव और उसके वातावरण के आर्थिक भौतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि भूगोल से संबंधित अन्य शाखाओं जैसे कि आर्थिक भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, प्रजातीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल आदि का ये मानव की जो कार्य क्षमता जो है, कार्य क्षमता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला, विज्ञान, सरकार, राजनीतिक और धर्म पर पड़ने वाले प्रभाव का भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? मानव भूगोल के अंतर्गत। तो यही कह रहे हैं राक्सबी ने कह रहे हैं, प्रो राक्सबी का ये कथन है कि ने मानव भूगोल का क्षेत्र निर्धारण करते हुए उसे निम्न शाखाओं में विभाजित किया है। चलिए देखते हैं किन किन शाखाओं में विभाजित किया है। तो इसमें पहला है कि आर्थिक भूगोल, ठीक है, दूसरा है सामाजिक भूगोल, तीसरा है राजनीतिक भूगोल, चौथा है ऐतिहासिक भूगोल और पांचवा है सामरिक भूगोल और छः है कि प्रजातीय भूगोल। यानी कि 6 भागों में ये क्या किए हुए हैं कि मानव भूगोल की जो शाखा है उसमें इनको बांटा हुआ है। तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। देखिए हमने कितनी मतलब आसान भाषा में इसको लिखा हुआ है, मानव भूगोल की शाखाएं। तो मानव भूगोल के अंतर्गत केवल मानव का ही और वातावरण का केवल अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि आर्थिक, भौतिक और ये सभी जो दिया है, राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामरिक, प्रजाति, ये सभी क्या है, ये सभी इसमें इनके मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उम्मीद करते प्रश्न दूसरा भी समझ में आ गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न तीसरा है कि जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लिख के रखिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखे। देखिए जनसंख्या जो है, जनसंख्या आज के समय में बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है विस्फोट का। तो इसका मतलब ये है कि जो जनसंख्या जो है अचानक से बढ़ जाने की वजह से ये भी कहा जा सकता है कि जनसंख्या की अतिशय वृद्धि, मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि जो है जनसंख्या, अनावश्यक जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो क्या होगा, विस्फोट होगा। कोई भी चीज़ है अगर लिमिट से ज़्यादा अगर होता है तो वहाँ क्या होगा, विस्फोट ही होगा ना। तो वही कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट का मतलब ही है कि ज़्यादा जनसंख्या होगा तो वही होगा। लोग जो है पर्यावरण से जितने पेड़ पौधे हैं सब काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, नौकरी के लिए भी कोई इतना वो नहीं है। आखिर इतनी नौकरी कहाँ से है कि जब इतनी जनसंख्या है। तो इसी तरह तमाम कारण है जनसंख्या विस्फोट को। तो यही कह रहा है कि जनसंख्या विस्फोट कहते हैं जनसंख्या के अतिशय वृद्धि। ठीक है, जन्म दर से मृत्यु दर कम हो तो जनसंख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, जो जन्म दर से, जन्म से ही क्या हो, मृत्यु अगर कम हो तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ती रहेगी, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या और उपलब्ध संसाधनों में अंतर आ जाता है। जनसंख्या के अनुपात में साधनों के कम होने से संतुलन बिगड़ जाता है, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप तो लिख सकते हैं। हमेशा से जनसंख्या विस्फोट हमने पढ़ते आया हुआ है कि कहीं भी अगर आवश्यकता से ज़्यादा कोई भी जो है हो जाएगा तो वहाँ वो उसकी संतुलन बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। तो वही कह रहा है कि वहाँ विस्फोट होगा। तो यहाँ बात कर रहा है जनसंख्या की, तो जनसंख्या विस्फोट होगा। तो जनसंख्या विस्फोट होने का बहुत से कारण है, जैसे कि हमने बताया कि नौकरी हो गया, फिर कहीं ऐसा समय आएगा कि कहीं जो है पृथ्वी पे हर जगह घर घर ही होंगे, पेड़ पौधों का नामो निशान तक भी नहीं होगा, और लोगों को तरह तरह से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लोगों को घुटन होगी, पर्यावरण पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। तो ये सभी जो है क्या है कि ये जनसंख्या विस्फोट का ही कारण है। तो इसमें आप अपने से भी और कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें लिख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव जनसंख्या वृद्धि के तीव्र कारण क्या है। ठीक है, हमने जाना जनसंख्या विस्फोट आखिर ये बढ़ क्यों रहा है, इसका हम कारण जानेंगे। तो आप उत्तर लिखेंगे कि देखिए मानव जनसंख्या वृद्धि के तीव्र कारण निम्नलिखित है। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन है। पहला नंबर पे तो ये है कि जन्म दर मृत्यु दर के मध्य बढ़ता अंतराल। ठीक है, दूसरा कारण ये है कि विवाह की औसत आयु में कमी।
तीसरा ये है कि उच्च प्रजनन दर। चौथा है कि अप्रवास। पांचवा है प्रचलित मान्यताएं। छठवां है कि अशिक्षा। अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है इसमें। मनोरंजन का साधन। कोई लोग कहा जाता है ना कि भारत का ये खेल है बच्चा पैदा करना, ठीक है, तो मनोरंजन का ये साधन हो गया। उसके बाद आठवां है कि बेरोजगारी। बेरोजगारी, जब जनसंख्या विस्फोट होगा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो होंगे ही, तो ये भी कारण है बेरोजगारी का। और नौ है कि गरीबी। तो ये सभी क्या है, जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए ये कारण है। तो मतलब ये कह रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि यानी कि बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं और इसमें तत्काल सुधार नहीं किया गया तो क्या होगा, खाद्यान्न समस्या यानी कि खाने पीने रहने हर चीज़ में समस्या होगी, अन्य समस्या भी होंगी और क्या होगा, विकराल रूप धारण कर लेगी। जब विकराल रूप धारण कर लेगी तो क्या होगा, जनसंख्या विस्फोट होगा। ठीक है, तो आपको इतना ही लिखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न पाँचवें पे। प्रश्न पाँचवा कह रहा है कि मानव स्थानांतरण के प्रकार एवं कारण बताइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे मानव जनसंख्या का स्थानांतरण। ठीक है, देखिए भूगोल परिभाषा कोश के अनुसार ये कोश महोदय इनके अनुसार कि मानव प्रवास का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के। स्थानांतरण का मतलब यही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, अदला बदली करना, वो क्या है, स्थानांतरण। उसी को स्थानांतरण कहते हैं। तो ये स्थानांतरण देश के अंदर वो बाहर होता है। थॉमस महोदय के अनुसार ये कहते हैं कि प्रवास स्थानांतरण की एक परिघटना है जो कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए मौसमी, वार्षिक और कालिका रूप से होती है। कारण जान लेते हैं हम। देखिए कोई भी थ्योरी में आप कम से कम दो जो है विचार वैज्ञानिकों का दीजिएगा, तो इसमें दो था। चलिए हम जानते हैं कारण आखिर क्या है मानव स्थानांतरण के। तो मानव स्थानांतरण के 5 कारण हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन। एक तो भौतिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण। भौतिक कारण की वजह से स्थानांतरित लोग कर जनसंख्या को जो लोग हैं उनको कर सकते हैं, मानव को। और दूसरा में आता है कि आर्थिक। ठीक है, आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी तो ये भी तरीका है। तीसरा सामाजिक कारण है। चौथा है सांस्कृतिक कारण है। और पांचवा है राजनीतिक कारण से भी क्या होगा कि मानव को स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है। तो ये कारण है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न 6 कह रहा है कि कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, काम के आधार पर नगर किस तरह से बटे हुए, किस किस कामों के लिए वो फेमस है, या कहे कि नगरीय अधिवास के प्रकार। तो आप हेडिंग डालेंगे कि कार्य के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। चलिए इसमें देखते हैं कि नगरों का वर्गीकरण जो है किससे, भौगोलिक स्थिति और व्यवसाय को देखते हुए विकास की अवस्था जो है आदि के आधार पर ये पेश किया जा सकता है। तो इसमें चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर किसको कहेंगे, यानी कि राजधानी। तो इसमें आ जाता है दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल और के हाँ भोपाल, और उसके बाद है कैनबरा, इस्लामाबाद, वाशिंगटन, बीजिंग आदि। अब जरूरी नहीं है कि आप ये सभी आपको नाम याद, कम से कम प्रशासनिक नगर में आप 2 कम से कम लिख दीजिएगा। तो दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल, ये सब, इस्लामाबाद, ये याद ही रहेगा आपका। दूसरा है शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा केंद्र में आता है ब्रिटेन। कार्य के अनुसार ये सब बटे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षा के केंद्र में देखिए क्या आता है, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड। ठीक है, उसके बाद कैम्ब्रिज है ब्रिटेन में। भारत में वाराणसी है, शांति निकेतन है, खड़गपुर, पिलानी आदि। ठीक है, भारत में। ठीक है, भारत में वाराणसी है, शांति निकेतन, खड़गपुर, पिलानी आदि। शिक्षा के केंद्र में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं कि आखिर धार्मिक केंद्र पर कार्य पर बटे हुए। देखिए मक्का, मदीना, यरूशलेम, रोम, काशी, मथुरा, गया, अमृतसर, प्रयाग, ये सभी धार्मिक केंद्र के लिए। ठीक है, उसके बाद चौथे पे आते हैं स्वास्थ्य।
स्वास्थ्य एवं पर्यटन केंद्र कौन है भाई? तो जेनेवा, कोलोरेडो, अर्कसा, श्रीनगर, दार्जिलिंग, उटकर्ण, आबू, म्यासी आदि। पांचवा आता है कि क्रीड़ा एवं मनोरंजन यानी कि खेल और मनोरंजन केंद्र में आता है लॉस एंजिल्स, एटलांटिक सिटी, न्यूजर्सी, जेनेवा, वाइटन, आस्टेड, नाइन्स, मद्रास, पुरी आदि। उसके बाद आते हैं 6 पर मत्स्य यानी कि मछली वनो उद्यान केंद्र, वन उद्यान। तो ये देखिए कहाँ गए, कनाडा में चिकाऊ टीम, साइबेरिया, साइबेरिया झील है में टिवालिसी, मोंगोचीन आदि। ये क्या है, मछली में, ठीक है, वनोद्यान केंद्र। उसके बाद 7वां है अन्य। अन्य में देखते हैं उपरोक्त नगरों के अलावा सैनिक छावनियाँ, किले के नगर, जहाजी बेड़ों के नगर आदि नगरीय बस्तियां होती हैं किसमें, अन्य में। 8वां है औद्योगिकी नगर में। देखते हैं औद्योगिकी नगर में, देखिए जिनके निर्माण में उद्योग की प्रधानता होती है, प्रमुखता होती है, जैसे कि टाटा नगर हो गया। उसके बाद कौन है, भिलाई, जमशेदपुर, मुंबई, कोलकाता, टोकिया, ये सभी क्या है, औद्योगिकी नगर है। 9वां है व्यापारिक नगर। व्यापारिक नगर में देखिए व्यापारिक नगर के प्रमुख नगर न्यूयॉर्क हो गया, लंदन, हांगकांग हो गया, कानपुर, रायपुर, हापुड़ आदि। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं कि मछली उद्योग पर संक्षिप्त क्या लिखे, टिप्पणी लिखे। चलिए देखते हैं मछली उद्योग पर। तो देखिए नदियों, झीलों और तालाबों से कुछ मात्रा में स्थानीय लोगों के द्वारा मछली पकड़ी जाती है। पूर्ववर्ती सोवियत संघ में वोल्गा, डान, निपर, ओबे, येनिसी, आमूर आदि नदियों में, संयुक्त राज्य में कोलंबिया, मिसिसिपी हो गया आदि नदियों और बड़ी बड़ी झीलों में, भारत में गंगा हो गया, सतलज, महानदी जैसे नदियों में, चीन में हंगकांगो, यांगस्टियांग में, जापान। देखिए जापान जो है सबसे बड़ा जो है मछली उद्योग में आता है जापान। यहाँ जापान में मछली का ही उद्योग होता है, क्योंकि यहाँ खेती उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जो है मछली पर ही ज़्यादातर क्या होता है, इनकी व्यवसाय होती है। जापान की छोटी छोटी पर्वतीय नदियों में और वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, ये सभी क्या है, इसमें मछली उद्योग होता है। आदि की नदियों में स्थानीय भोजन पूर्ति के लिए मछलियाँ पकड़ी जाती है। नदियों से प्राप्त हुई मछलियों की मात्रा समुद्रों से प्राप्त हुई मछलियों की तुलना में क्या होती है, बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, तो ये क्या था प्रश्न, मछली उद्योग पर संक्षिप्त लिखिए। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें पे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि आदिम कृषि की विशेषता बताइए। ठीक है, तो कृषि कार्य हेडिंग डालेंगे, कृषि कार्य। नव प्रस्तर काल में मानव कृषि कार्य में संलग्न हो चुका था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ कृषि पद्धतियों में भी क्या हुआ, चेंजेस हुआ, परिवर्तन हुआ। वो से रब ने इसकी 5 अवस्थाएं उद्घोषित किया। चलिए भाई देखते हैं क्या है वो 5 अवस्थाएं। तो इसमें सबसे पहले है वन परत कृषि। वन परत कृषि देखते हैं, इस पद्धति में 1 से 2 वर्ष की कृषि के बाद 20 से 25 वर्षों के लिए यह भूमि परत छोड़ दी जाती थी। किसमें, वन परत जहाँ वन के बाद वन में जहाँ परत होती है सीढ़ीनुमा, तो वहाँ 1-2 साल वर्ष जो है कृषि करके और 20-25 वर्षों के लिए छोड़ दी जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ जो है अनुपजाऊ वहाँ की जो मिट्टी है वो हो जाती है। फिर 20-25 वर्षों के बाद क्या होगी कि फिर से वहाँ खेती शुरू होगा। अब आते हैं दूसरे, कह रहा है कि वार्षिक सस्यन है ना, सस्यन। इस विधि में एक फसल काटने और दूसरे फसल बोने तक जमीन को परत छोड़ देते थे। उसके बाद है बहुसस्यन। यह वह पद्धति है जो गहन खेती कहलाती थी। इसमें जमीन को परत छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। किसमें, बहुसयन में। चौथा कह रहा है कि न्यून परती कृषि। इसमें देखिए कि इस पद्धति में 1 से 2 वर्ष की समय के लिए परती जमीन छोड़ दी जाती थी, जिसमें उसमें जंगली घास ही आती है और जमीन फिर से कृषि योग्य हो जाती है न्यून परती कृषि में। उसके बाद है
पाँचवा की झाड़ी परती कृषि। इस पद्धति में 2 से 8 वर्ष कार्य के बाद मतलब काम करने के बाद 6 से 10 वर्ष के लिए ज़मीन को क्या होता था, छोड़ दी जाती थी। तो ये सभी क्या है, ये अवस्थाएँ हैं। किसकी अवस्थाएँ हैं? तो आदिम कृषि की, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि किर्गिज़ लोगों के व्यवसाय व व्यापार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये हमने अलग से इसके लिए किर्गिज़ और जो जनजातियाँ जो हैं, बुशमैन हो गया, इस तरह के हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। फिलहाल चलिए हम इसको जानते हैं। किर्गिज़ के लोग की बात कर रहे हैं, तो ये लोग जो है वो व्यापार व्यवसाय में बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि एक तो ये स्थान पर नहीं रहते, एक स्थान पे नहीं रहते, और दूसरे ये कारण है कि नागरिक बस्तियों से दूर रहने के कारण इसमें व्यापार बुद्धि का भी विकास नहीं हुआ है। ये व्यापारियों से ठगे जाते हैं। नियमित रूप से न करने के कारण आलसी होते हैं, और निर्माण कार्य केवल स्त्री ही करती हैं, जो कोई भी करती हैं, सारी स्त्रियाँ करती हैं। ये लोग प्रायः ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचे, नमदे, कंबल, दुसाले, खाले और कुछ पशु इत्यादि बेचते हैं, जिसके बदले में घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ, आटा, मतलब खाने की जो सामग्री है, चाय, नमक, सूती वस्त्र, दिया, सलाई, बंदूक, जो भी है, ये सभी क्या है, मोल लेते हैं। ठीक है, तो ये किर्गिज़ की ये व्यवसाय और व्यापार का ये बात है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए हमने बताया ना कि अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो उसमें हम इसमें जैसे कि वेशभूषा सब हमने इसके जो है बिल्कुल विधिवत से हमने बताए हुए हैं। तो ये शॉर्ट टाइप का था, तो इसमें शॉर्ट ही लिखना है। अब आते हैं हम 10 प्रश्न में, जिसको भोटिया जनजाति की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। भोटिया जनजाति, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोटिया जनजाति कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, और सब कोई ज़्यादातर से बुशमैन, पिग्मी ये सभी पढ़े हुए होते हैं, लेकिन भोटिया जनजाति पे कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन अधिकांशतर से ये क्वेश्चन आता है। तो आप हेडिंग डालेंगे भोटिया जनजाति की अर्थव्यवस्था। देखिए, भोटिया जनजाति के अगर बात करें तो ये एटांगिसन का मत है कि भूट क्षेत्र संसार के बसे हुए भागों में सबसे ऊबड़-खाबड़ है। ये लोग अल्मोड़ा जिले के उत्तरी भाग में आसकोट व उरमा तहसील में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? उरमा तहसील में ये मिलते हैं। जल और समतल भूमि कम होने के कारण भोटिया पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाते हैं, जिनमें केवल ग्रीष्म ऋतु में जो है शीघ्र पकने वाले जो फसल है, गर्मियों में गेहूँ, जौ, महुआ, सरसों उगाते हैं। नदियों की घाटी में आलू भी उगाते हैं। सोचिए, नदी की घाटी में आलू भी उगाते हैं। सीढ़ीदार खेतों में बिना सिंचाई की खेती को क्या करते हैं, उपराव, और कहीं कहीं आग लगाकर सिंचाई वाली खेतों को तालाब कहते हैं। कहीं कहीं ये क्या करते हैं कि आग लगाकर वन जो भूमि है वहाँ भूमि प्राप्त करके अभी खेती की जाती है, जो कि स्थानांतरण कृषि में से होता है कि जहाँ वन अगर होगा वहाँ पे जला दिया जाता है, फिर से वहाँ खेती की जाती है। फिर क्या होता है कि फिर कुछ दिनों तक उसको वहाँ छोड़ दिया जाता है। तो ठीक ऐसे भी ये भी करते हैं, जिसे कि कारिल कहते हैं। ये लोग के बजाय कुदाल से खेती करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प रहा होगा। अगर हेल्प रहा होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। इस तरह के वीडियो मैं और भी अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।